नमस्कार, एसएमबीसी इनसाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं रुपेश साहू। हमारा कार्यक्रम हमारा शहर हमारे लोग में आपका स्वागत है। आज के हमारे मेहमान हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और समाजसेवी जितेंद्र अवस्थी। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जितेंद्र अवस्थी जी, बहुत स्वागत है आपका एसएमबीसी इनसाइट पर। जितेंद्र अवस्थी जी, हमारी पहली बार इस स्टूडियो में मुलाकात हो रही है और निश्चित तौर पर बहुत दिनों से ये चल रहा था कि आपके व्यक्तित्व के बारे में जाने। जैसा कि सुनने को मिला है कि वर्गीय क्षेत्र में आपका काफी प्रभाव है, आपका राजनीतिक पृष्ठभूमि वहां रही है। अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं हमें। देखिए, मैं एक जन्मजात कांग्रेस के परिवार से जुड़ा हुआ हूं जी। और मेरे दादाजी स्वर्गीय आदरणीय पंडित छेदीलाल जी अवस्थी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे और उन्होंने पेंशन या किसी तरह की कोई सरकारी सुविधाओं का कभी लाभ नहीं लिया। उसके बाद मेरे दादाजी के अनुज पंडित जगदीश नारायण अवस्थी मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। तत्पश्चात मेरे पिताजी लगभग 25 वर्षों तक पंडित जगदीश प्रसाद अवस्थी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की भिन्न भिन्न पदों पर उन्होंने काम किया। इस नाते मैंने बचपन से अपने घर में राजनीतिक वातावरण, राजनीतिक माहौल और समाज सेवा की भावनाओं को देखा है और मेरे अंदर कूट कूट कर समाज की सेवा करना और कांग्रेस के प्रति निष्ठा से काम करने की भावनाएं भरी हुई हैं। जी जी। इसी बात को जब मैं आगे बढ़ाया, मैंने अपना युवा अवस्था में कदम रखा तो मुझे 19 साल की उम्र में पहली बार शहर कांग्रेस कमेटी में, युवक कांग्रेस में सेक्रेटरी बनाया गया, सचिव बनाया गया। श्री प्रेम दुबे जी हमारे उस समय अध्यक्ष थे जी। उसके बाद जैसे जैसे राजनीतिक और समाज सेवा की बातें बढ़ती गई, फिर मुझे मध्य प्रदेश कांग्रेस युवक कांग्रेस कमेटी में सेक्रेटरी बनाया गया। फिर मुझे मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस में वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। मुझे सावरकर डिवीजन का इंचार्ज बनाया गया और इस तरह से कांग्रेस के प्रति और समाज के प्रति मेरे काम करने का सिलसिला निरंतर चालू हो गया। पूर्व में मुझे कांग्रेस के द्वारा कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष पद हेतु जी नॉमिनेट किया गया था जी। और जनता का उस समय मुझे 500-700 मतों से विश्वास प्राप्त नहीं हो सका, लेकिन मैंने पूरी निष्ठा के साथ और किसानों के बीच जनता का सेवा का काम किया और आज तक खासकर बरगी विधानसभा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं आदिवासियों के बीच में कांग्रेस के निर्देश पर दे रहा हूं। जितेंद्र जी, जबकि आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, आपके दादाजी राजनीति में रहे, आपके पिताजी राजनीति में रहे, कभी आपको लगा नहीं कि राजनीति बड़ी टेढ़ी ऐसी डगर है जिस पर चलना सबके बस की बात नहीं है, तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर होता है और यदि आपके बारे में देखा जाए तो आप किसी और फील्ड में जा सकते थे, जैसे कि आजकल नेताओं के लड़के फिल्म लाइन में भी चले जाते हैं। माशाल्लाह आपका देखने के लिहाज से और सारी चीजें बिल्कुल बेहतर है उस फील्ड के लिए। देखिए, इस बात को बोलने में मुझे थोड़ा सा संकोच है, लेकिन मैं एक संपन्न परिवार से जी, मजबूत संपन्न परिवार से का प्रतिनिधित्व करता हूं और गरीबों की सेवा का जो वातावरण मैंने अपने परिवार में देखा, खासकर आदिवासियों की सेवा के लिए, पूर्व से भी मेरे पिताजी, मेरे दादाजी सभी लोग वहां सक्रिय रहे हैं। तो निर्बल और निराश्रित लोगों की मदद करने की भावना जो मन में थी वो ना तो फिल्म सिटी में, ना क्रिकेट स्टार बनने में और ना ही कलेक्टर बनने में पूरी हो सकती थी। इसलिए समाज सेवा ही उसके लिए मुझे उपयुक्त मार्ग लगा और मैंने समाज सेवा में जाने का निर्णय लिया। निश्चित तौर पर पिता के पद चिन्हों पर पुत्र को चलना होता है और अधिकतर वो पिता की लाइन ही चूज करता है, वही लाइन आपने भी चुनी और आदिवासियों के बीच की बात की आपने। आदिवासियों के बीच आप रहे हैं, लगातार उनके बीच काम किया है। क्या समस्याएं देखते हैं इस समय आदिवासियों की आप? मूल रूप से शिक्षा का आज भी बहुत अभाव आदिवासियों के बीच में है और राज्य सरकार की या प्रदेश सरकार की राष्ट्रीय सरकार की जो योजनाएं हैं वे पूर्ण रूप से आदिवासियों तक अभी पहुंच नहीं पा रही हैं और आदिवासियों तक जब तक शिक्षा की पूरी व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं की जाएगी, जब तक आदिवासी शिक्षित नहीं होगा पूर्णतः, तब तक वह किसी तरह से अपने पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं कर सकता। आदिवासियों में उनके जो उनकी जीने की एक पद्धति है, जो उनकी अपनी एक मनोदशा है जीने की, उसके साथ शिक्षा का समावेश जब किया जाएगा तो आदिवासी विकास की तरफ बढ़ेगा। लेकिन जितेंद्र अवस्थी जी, आदिवासी अपने में ही खुश रहना चाहते हैं। यदि देखा जाए तो उन्हें बहुत अधिक आधुनिकता भी पसंद नहीं है, बहुत अधिक वो हस्तक्षेप भी नहीं चाहते हैं बाहरी लोगों का। शिक्षा के प्रति भी उनमें उतनी जागरूकता नहीं है। क्या आपको लगता है कि उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए या फिर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का काम करना चाहिए? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जाए और क्योंकि मैं आदिवासियों के बीच में रहता हूं, इसलिए इस बात से सहमत नहीं हूं कि वे मुख्यधारा से जुड़ना नहीं चाहते।
वस्तुतः जब उनमें ज्ञान की ये बात पैदा की जाएगी कि संसार के जो सुख और वैभव हैं वे आदिवासियों के लिए भी उतने ही बने हुए हैं जितने अन्य लोगों के लिए बने हुए हैं, और जब सारी बातें उन तक पहुंचेंगी तो निश्चित वह आपके साथ चलने को तैयार हो जाएंगे। तो शिक्षा इसमें मुख्य वजह है। जी, लेकिन यदि शिक्षा की बात की जाए तो अभी तो हम ग्रामीण स्तर पर भी नहीं पहुंच पाए हैं। यदि आदिवासियों की बात की जाए तो बीहड़ में भी रहते हैं, वो तमाम दुश्वारियों में उनका रहना होता है। क्या आपको लगता है कि शिक्षा का वो ढांचा अभी तक हमारे यहाँ निर्मित नहीं हो पाया है या होना चाहिए जल्द से जल्द? बहुत दूर दराज गांव में भी आदिवासियों के बीच जाता हूं, और जो आपने कहा कि शिक्षा निश्चित रूप से पूर्णतः नहीं पहुंची है, लेकिन शिक्षा के कार्यक्रमों की दस्तक जरूर अब आदिवासी क्षेत्रों में होने लगी है। और आदिवासियों का जो संस्कार है, मैं क्योंकि एक ब्राह्मण परिवार का प्रतिनिधित्व करता हूं, तो जो एक सम्मान है मेरे प्रति या और आम जन के प्रति आदिवासियों में, वह उनके संस्कारों को बताता है। बहुत व्यवस्थित संस्कारों से वो आपका मतलब जो एक मेहमान का स्वागत करते हैं, बहुत व्यवस्थित संस्कारों के साथ करते हैं। तो इस बात को नहीं स्वीकार किया जा सकता कि आदिवासी आपके दायरे को नहीं स्वीकार करना चाहता। वस्तुतः मैं बार बार जोर दे रहा हूं कि अगर पूर्णतः शिक्षा उन्हें दे दी जाए तो वे निश्चित विकास के द्वार वहां पर खुलेंगे। जी, क्या आपको लगता है कि बीजेपी का शासनकाल चल रहा है पिछले 10 वर्षों से, आदिवासियों के हितों में कोई कार्य हुए हैं या कुछ होने बाकी हैं, या क्या किया जाना चाहिए? नहीं, बीजेपी के शासनकाल पिछले 9 वर्षों से जो बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है, उसमें कुछ बहुत विशेष काम आदिवासियों के लिए नहीं किया। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हमारी योजनाएं हैं, उसका अगर पूर्णतः क्रियान्वयन भी अगर वह आदिवासियों के बीच में करा दें तो निश्चित उसका फायदा मिलेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता क्यों इन लोग इस तरह के काम नहीं कर रहे हैं। तो आपने किसी तरह की योजना बनाई रखी है? यदि मान लीजिए आपको प्रतिनिधित्व का मौका मिलता है वर्गीय विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की ओर से, तो कोई एजेंडा आपने तय किया है वर्गीय के लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए? किसी तरह की प्राथमिकताएं भी निर्धारित है? पूर्ण गांव में आदिवासियों के एक एक गांव में, चाहे वह 20 घर का गांव ही क्यों ना हो, शिक्षा के द्वार खोलूंगा, मेरा पहला संकल्प है। जो मान्यताएं जायज हैं उनका समर्थन करूंगा, जो मान्यताएं ठीक नहीं हैं, जैसे बलि आदि की मान्यताएं हैं, उसे समझाने की कोशिश करूंगा कि समाज के लिए व्यवस्थित नहीं है। आदिवासी शिक्षित हो, आदिवासी व्यवस्थित हो, और आदिवासी अपने जो उनका कल्चर है उसके साथ विकास को छुए, ये मेरी प्राथमिकता होंगे। जी, आपकी प्राथमिकताएं आपने तय कर ली हैं, लेकिन क्या आप मानते हैं कि पिछले कुछ 10 वर्षों की यदि बात की जाए, 9 वर्षों की बात की जाए, बीजेपी का शासनकाल जैसा भी रहा हो, कांग्रेस ने कुछ मुद्दों को उठाया हो, जनता के बीच गए हों, जनता के हित के लिए कुछ मुद्दे ऐसे उठाए हों, जनता की लड़ाई लड़ी हो, जिससे कांग्रेस की स्थिति बेहतर हो पाए इस वर्ष? देखिए, मैं निरंतर, आप शायद उस तरफ, क्योंकि हम बहुत दूर दराज गांव में आदिवासियों के बीच रह रहे हैं, वर्गीय विधानसभा शहर से थोड़ा हटके है, इसलिए आपको पूर्णतः शायद जानकारी ना हो। लेकिन यदि कांग्रेस का निर्देश नहीं होता, कांग्रेस के द्वारा बार बार प्रोत्साहित नहीं किया जाता, तो हम लोग जैसे लोग बार बार आदिवासियों के बीच कैसे जाते? हमारी मूल संस्था, हमारी जो मुख्य संस्था है, वह कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी के ही निरंतर आदेश से, निरंतर उनके निर्देशन में ही हम सब आदिवासियों के बीच जा रहे हैं। न केवल हम, बल्कि हमारे जैसे बहुत सारे साथी आदिवासियों के बीच में कार्य कर रहे हैं। तो उसके पीछे जो हमें निर्देशन है, वह कांग्रेस पार्टी का ही है। जी, जिस तरह की आपने वर्गीय विधानसभा क्षेत्र में काफी काम किया आदिवासियों के लिए, क्या मानते हैं आपके आदर्श कौन रहे हैं? देखिए, जब मैं बहुत छोटा था तो मैंने अपने घर में, जब मैंने राजनीति की शुरुआत की, तो अपने घर में श्यामाचरण शुक्ला जी का नाम देखा है। जी, श्यामाचरण शुक्ला जी और मेरे परिवार के बड़े घनिष्ठ संबंध रहे हैं, और श्यामाचरण शुक्ला जी अपने आप में ईमानदारी राजनेता की एक मिसाल रहे। शायद श्यामाचरण शुक्ला जी इस बात के लिए जवाबदार हैं कि हम आज राजनीति में हैं। तो श्यामाचरण शुक्ला जी जैसा व्यक्तित्व, जो हमेशा ईमानदारी से गरीबों, आदिवासियों और हर वह उन जनों के लिए जो कष्ट में है कार्य करता था, वैसा व्यक्तित्व मेरा आदर्श है, और जीवन में ऐसा ही व्यक्तित्व मेरा आदर्श रहेगा। मैं वैसा ही बनना चाहूंगा। वर्तमान में यदि बात की जाए तो सबसे ज्यादा आपको कौन प्रभावित करता है? अब देखिए, वर्तमान में मैं राहुल गांधी जी की जो एक काम करने की शैली है, गरीब और छोटे लोगों के बीच में जाना, गरीबों के घर रहना, एक तरह से अपने लोगों को ये एक शिक्षा का वातावरण निर्मित कर रहे हैं कि हम सब सामान्य जन हैं, परमात्मा के बनाए जीव हैं, यहाँ कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, ये सामाजिक व्यवस्थाएं हैं कि हमने किसी को बड़ा किसी को छोटा बना दिया। तो ऐसे आदमी को फॉलो करना मुझे बहुत पसंद है, और मैं राहुल जी का बहुत पसंद हूँ।
निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी ने ये बात की भी घोषणा कर दी है कि आने वाले विधानसभा चुनाव की बात हो चाहे लोकसभा चुनाव की बात हो, जो युवा नेतृत्व होगा उसे आगे लाया जाएगा। और निश्चित तौर पर जितेंद्र अवस्थी जी, आप युवा हैं और नेतृत्व करने की सारी क्षमताएं आप में हैं। क्या आपको लगता है कि आप प्रभाव रख पाएंगे राहुल गांधी के ऊपर या पार्टी के ऊपर? देखिए, हम लोग अपने जो व्यक्तिगत कुछ कार्य व्यक्तिगत होते हैं समाज सेवा के, जिनका बखान नहीं किया जा सकता, जैसे जो भी एक व्यक्तिगत कार्य होते हैं, जैसे धार्मिक कार्य होते हैं, अन्य कार्य होते हैं, लेकिन जो राजनीतिक तौर पर कार्य किए जा रहे हैं उनकी पूरी रिपोर्ट हमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मार्फत ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को देना पड़ती है। और आप सुनते हैं कि बीच बीच में जो पर्यवेक्षक कांग्रेस पार्टी भेजती है, उन पर्यवेक्षकों का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि वह कौन व्यक्तित्व हैं, वे कौन लोग हैं जो समाज और जनता के बीच में जाकर कार्य कर रहे हैं, लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी समस्याओं को निपटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति जिन्हें यह कार्य करते देखा जा रहा है, उन्हें निश्चित पार्टी उपकृत करेगी, वह चाहे कोई भी हो। जो भी व्यक्ति समाज सेवा में, जनता की सेवा में, आदिवासियों की सेवा में काम कर रहा है, कांग्रेस पार्टी निश्चित उसे महत्वपूर्ण स्थान देगी, ऐसा मेरा सोचना है। क्या लगता है आपको कि बीजेपी की क्या खामियां रही हैं पिछले 9 वर्षों में, जिन्हें जनता के बीच आप जाकर उठाएंगे और जनता आपसे प्रभावित होगी? घोषणावीर और बेईमान मुख्यमंत्री, आताताई, जहां तक वर्गी की बात है, आताताई और घमंडी, बाहुबली, ताकतवर विधायक जी, जनता के ऊपर अत्याचार करने वाली विधायक जी। और जहां तक वर्गी का सवाल है, तो अकेली विधायक के क्रियाकलाप हमारे यहां पर्याप्त हैं कि वह क्या क्या कर रही हैं जनता को बताने के लिए। निश्चित तौर पर यदि देखा जाए तो बरगी विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह का कार्य हुआ है, उसमें एक आपके पास तमाम मुद्दे हैं और उन मुद्दों के बीच आप जनता के बीच ले जाएंगे और वो मुद्दे निश्चित तौर पर प्रभावित करेंगे। क्या आपको लगता है कि यदि मान लीजिए बरगी विधानसभा छोड़ दिया जाए तो मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है कांग्रेस की? घोषणावीर और बेईमान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की स्थिति स्वयं मजबूत बना दी है। आज के परिप्रेक्ष्य में कुछ सोशल साइट्स पर एक बात डली थी, क्योंकि जबलपुर नर्मदा जी से बहुत प्रभावित क्षेत्र रहा है। तो आज मैंने फेसबुक पे एक चीज देखी है कि आज से 25 साल पहले, और मैंने उसको लाइक भी किया है, शेयर भी किया है, तो आज से 25 साल पहले एक नौजवान अपने गांव के पास नर्मदा जी में गले तक डूबा हुआ खड़ा था और ये शपथ ले रहा था कि मैं जनता की सेवा के लिए आजीवन अपने विवाह नहीं करूंगा। और 3 साल बाद जब वह आदमी भारतीय जनता पार्टी से विधायक बन जाता है तो उसने अपना सबसे पहले विवाह किया। तो नर्मदा जी के ऊपर गले तक पानी में खड़े होकर शपथ लेने वाला व्यक्ति जी कि मैं विवाह नहीं करूंगा, विवाह करके नेता बन जाता है। और आज वह मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। तो ऐसे झूठे आदमी तो स्वयं समाप्त हो जाएंगे। अब कांग्रेस को कुछ करने की जरूरत नहीं है। जितेंद्र अवस्थी जी, इसके बाद हम, जैसा कि आपने नर्मदा जी की चर्चा की है, नर्मदा मां कहलाती हैं और मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी कहलाती हैं, जीवन रेखा कहलाती हैं। आपके नर्मदा प्रेम को हम जानेंगे, नर्मदा माता की जिस तरह से आप स्तुति करते हैं, उन सारी बातों को हम जानेंगे एक ब्रेक के बाद।